Assalamualaikum everyone. This is Hafiz Mohammad Muiz Amin, a lecturer of BS Computer Science and Software Engineering at Times Institute मुल्तान। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज इंशाल्लाह हम उसे आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। हम अपना नेक्स्ट कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। आज हम जानेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और वो किस तरह से काम करती होती हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी जो हमारे फिजिकल क्लासेस होती थी उन लेक्चर्स में भी हम इसके बारे में देख चुके हैं। हमने इनको डिटेल में इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, इनके थ्योरम भी सॉल्व किए हैं। आज हम जस्ट इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा गो थ्रू करेंगे। और अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म में कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी दोबारा उठा के दे सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर को कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्योरम्स जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा सा एक ग्राफिकल व्यू हम देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो है ना एक इनके लाइव जो है ना डेमो भी इसका दे दूं कि जब आप किसी किस्म की कोई पॉलिनोमियल क्रिएट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल पे जो ग्राफ बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो किस तरह की होती है। सो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम से। ये हमने पहले भी देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो आज अगेन एल्गोरिदम की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। फाइनाइट सेट ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं किस काम के लिए, कंप्यूटेशनल के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कंप्यूटेशन करते हैं उसके लिए हम जो प्रिसाइज या फाइनाइट स्टेप परफॉर्म करते हैं कोई इंस्ट्रक्शंस को के ऊपर, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का गोल क्या है, हम इनको परफॉर्म ही क्यों करते होते हैं। बेसिकली हम एल्गोरिदम को परफॉर्म कर इनके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं कंपेयर करने के लिए। किस सेंस में कंपेयर करने के लिए, टाइम्स और स्पेस को, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में कितना वक्त लग रहा है, उसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उसके लिए प्रोग्रामर की जो एफर्ट है वो कितनी रिक्वायर्ड है। लाइक अगर एक अच्छा एल्गोरिदम होगा तो उसके लिए अच्छा कोड लिखना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एल्गोरिदम ही गलत है, एल्गोरिदम में ही बग्स हैं, तो प्रोग्रामर जो होगा उसके लिए एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी सारी एफर्ट वेस्ट हो जाए सिर्फ किस वजह से कि एल्गोरिदम गलत था, उसमें बग्स थे, तो उसकी वजह से हो सकता है प्रोग्रामर का बनाया हुआ पूरा प्रोग्राम जो है ना वो फेल हो जाए। सो इसीलिए जो है ना हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं ताकि जो है ना हम आइडिया कर सकें कि एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग सकता है, उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्रामर को कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं कि हम इनके टाइम एनालिसिस से मुराद क्या है यहाँ पे हमारे पास। तो टाइम एनालिसिस से मुराद ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम प्रॉब्लम का साइज बढ़ा देते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजीद कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर प्रॉब्लम का साइज कम कर देते हैं तो उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो हम टाइम एनालिसिस में बेसिकली यही चीज़ देखते हैं कि टाइम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बेसिकली तीन किस्म की जो है ना एनालिसिस होते हैं जो हमें तीन किस्म के रिजल्ट देते हैं। एक होता है कि हमने एनालिसिस परफॉर्म किया और हमारे पास वर्स्ट केस था, वो बिल्कुल इनके बहुत बुरे रिजल्ट्स आए। दूसरा होता है कि बेस्ट केस था कि जो एनालिसिस हमने परफॉर्म किया था उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वही हमें हासिल हुए। तीसरा केस था एवरेज केस। उसमें क्या होता है कि हमें ना इतने बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं ना ही इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एवरेज होते हैं, जो एक्सेप्ट हाँ अगर हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और अगर हमें लगे कि नहीं मज़ीद इंप्रूव करना चाहिए, हमें एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पे मूव करना चाहिए, तो हम उसको मज़ीद फिर बाद में बेहतर बनाने की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लाइक हम उसको बेस्ट केस की तरफ जाने की फिर कोशिश करते होते हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होता है कि हमें ये प्रोवाइड करता है अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम के, जो हमारा जो टाइम चल रहा होता है, अभी मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल लेंगे, उस पॉलिनोमियल के लिए हम ग्राफ क्रिएट करेंगे और देखेंगे कहाँ अपर बाउंड क्रिएट हो रहा है, कहाँ लोअर बाउंड क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे एवरेज केस हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो अभी हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं थोड़ी देर में। तो अब वर्स्ट केस में क्या होता है कि अपर बाउंड हमें जो है ना वो रनिंग टाइम पे प्रोवाइड होता है, और इसमें क्या होता है कि एल्गोरिदम जो होता है वो इस बार की गारंटी दे रहा होता है कि ये बड़े प्रोग्राम्स के लिए या लॉन्गर रन के लिए, लॉन्ग टाइम चलने के लिए अच्छा या सूटेबल नहीं है। विच मीन्स कि ये प्रोग्राम जो होता है ना, अगर आप बड़ा प्रोग्राम इस केस में डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम की कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन अगर आ गई हैं तो
वो क्या होती है, उसमें रिजल्ट्स आपको एक्यूरेट नहीं मिल रहे होते, लॉन्ग रन के लिए वो फिजिबल नहीं होता। उसके बाद बेस्ट केस क्या होता है, इसमें हमारे पास लोअर बाउंड जो है ना वो रनिंग टाइम पे हमारे पास आ रहा होता है, कि लोअर बाउंड पे हमारे पास रनिंग टाइम जो है वो लोअर बाउंड पे आ रहा होता है। और उसमें क्या बेनिफिट होता है कि इनपुट जो है ना वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है ना। इनपुट इज द वन फॉर विच द एल्गोरिदम रन्स द फास्टेस्ट। तो इनपुट जो है ना वो जितनी भी हो उस पर डिपेंड करता है कि जितनी इनपुट कम होगी उतना ज़्यादा वो फास्ट एल्गोरिदम काम करेगा, जितनी इनपुट ज़्यादा हो जाएगी उसके एफिशिएंसी में थोड़ा सा फर्क आएगा, मीन्स उतना थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा वो लोअर बाउंड पे। मीन्स लोअर बाउंड का साइज जो है ना वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, लेकिन एफिशिएंसी जो है ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास अच्छी आ रही होगी प्रोग्राम की। उसके बाद हमारे पास होता है एवरेज केस। एवरेज केस में ये होता है कि हम प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि रनिंग टाइम जो है ना तकरीबन इतना लग जाएगा। उसमें क्या है, हमें प्रेडिक्शन मिल रही होती है तकरीबन जो है ना अगर हम ये प्रोग्राम बनाते हैं तो इसको चलने में रन होने में इतना वक्त लग जाएगा। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इनपुट होगी वो रैंडम होगी। उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होती है ये हमें डिफाइन करती है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इन अ मीनिंगफुल वे। मतलब क्या है इसका कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू हम किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी। उसके अलावा हम इसके बिहेवियर को भी जानते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा होगी। इस अगर हम लार्ज इंस्टांस पे काम कर रहे हैं कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम ये भी इसके थ्रू जान सकते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में अगर बात करें, वैसे बेसिकली इसकी जो है ना 3 टाइप्स हैं, लेकिन 6 टाइप्स होती हैं, क्योंकि इन सब की फर्दर जो है ना स्मॉल इनके टाइप्स भी होती हैं। लाइक अगर ये बिग ओ नोटेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर वो सेकेंड इसकी टाइप जो है ना वो स्मॉल ओ नोटेशन भी होती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे, हम पहली 3 को डिस्कस करेंगे। बिग ओ नोटेशन क्या होती है, बिग ओमेगा नोटेशन क्या होती है एंड बिग थीटा नोटेशन क्या होती है। बेसिकली जो बिग ओ होती है ये हमें अपर बाउंड प्रोवाइड करती है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बिग ओ हमें अपर बाउंड प्रोवाइड करती है, जबकि बिग ओमेगा जो है वो लोअर बाउंड प्रोवाइड करती है, जबकि बिग थीटा जो है वो हमें क्या करती है, टाइट बाउंड प्रोवाइड करती है। अभी हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आगे देखते हैं, इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या क्या काम परफॉर्म करती हैं। सो पहले देखते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन में अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी कि f ऑफ n इज अ बिग O ऑफ g ऑफ n। इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, f ऑफ n इज अ बिग O ऑफ g ऑफ n। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड k सच दैट f ऑफ n इज लेस देन c मल्टीप्लाई बाय g ऑफ n, विच मीन्स ये एक इक्वेशन है। हमने जब भी इसको न्यूमेरिकली हमने पहले सॉल्व करके भी देखा हुआ है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इस इक्वेशन को क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं। किसके लिए, फॉर ऑल g ऑफ n फॉर ऑल एन, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, इनके जो n की वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू k होती है। लाइक जैसे ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें ये k है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमें ये अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ अगर हम ये देखें तो ये देखें ये ग्राफ क्या है, c इंटू जी ऑफ एन के लिए हमारे पास ये ब्लू कलर का ग्राफ बन रहा है, और f ऑफ n के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन था, और ये हमारे पास क्या था, g ऑफ n और मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किया हमने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। ये हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पे हमें क्या है, बिग ओ नोटेशन अवेलेबल होगी, अब मिल जाएगी। उसके बाद हम बिग ओमेगा की अगर बात करें, बिग ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे अगर ये देखें f ऑफ n इज अ बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n। कब होगा, जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा c या k, और उसमें क्या होगा, f ऑफ n इज ग्रेटर देन c इंटू जी ऑफ n। अगर आप प्रीवियस में देखें बिग ओ रोटेशन में, बिग ओ में क्या था, लेस देन c इंटू जी ऑफ n, जबकि बिग ओमेगा में क्या होगा, फंक्शन जो होगा f ऑफ n होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n होगा, और फॉर ऑल n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो ग्राफ में भी देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कांस्टेंट है, और इसमें देखिए फंक्शन चेंज हो गया है, फंक्शन अब बड़ा है और g ऑफ n छोटा है। जबकि प्रीवियस में देखें बिग O के केस में तो देखें फंक्शन छोटा था और
जो हमारे पास c इंटू जी ऑफ एन का प्रोडक्ट था वो क्या था हमारे पास इनके ग्रेटर था। उसका ग्राफ देखें ऊपर की तरफ मूव करना और फंक्शन हमारे पास नीचे, जबकि इस केस में क्या है कि फंक्शन ऊपर है और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट और जी ऑफ एन का वो क्या है, स्मॉल है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिग थीटा को। बिग थीटा नोटेशन क्या होती है, हमें टाइट बॉन्ड प्रोवाइड करती है। इसको अगर हम देखना चाहें तो ये देखें, ये एफ ऑफ एन इज बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन कब होगा, जब इसमें पॉजिटिव कांस्टेंट C1 एंड C2, अच्छा इसमें ये होगा कि हमारे पास दो पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करना कंपलसरी होते हैं और एंड केस सच दैट सी, अगर आप इक्वेशन गौर से देखें तो C1 इंटू जी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू C2 इंटू जी ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब इसको अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो ये देखिए जो डॉटेड लाइन से आपको शो हो रहा है ये क्या है, फंक्शन है, और C2 इंटू जी ऑफ एन ये देखें ये क्या है, ग्रेटर है। यहाँ से आपको पता चला कि C2 इंटू जी ऑफ एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देखें फंक्शन से ऊपर इसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि C1 इंटू जी ऑफ एन क्या होगा, फंक्शन से लेस होगा जो भी हमारा फंक्शन है, और या इक्वल टू हो सकता है, तो वो क्या है देखें इससे नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरिजन में हम कैसे इसके बारे में जान सकते हैं। तो इनका अगर हम कंपैरिजन परफॉर्म करें तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बिग ओ का है, बिग ओमेगा का है, बिग थीटा का है, उसके बाद स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा का भी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ऐड कर दिया है। बिग ओ में क्या है, एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल टू, यानी कि नियर, ये देखें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया हो, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन। ठीक है ना, कि इस केस में क्या होता है कि तकरीबन जो है ना एफ ऑफ एन क्या होता है, बराबर होता है किसके, जी ऑफ एन के। ठीक है, और जबकि बिग ओमेगा का अगर हम केस देखें तो उस केस में क्या होता है, एफ ऑफ एन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, जी ऑफ एन के, जो हमारा सेकंड फंक्शन होता है। जबकि बिग थीटा के केस की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, वो बराबर होता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर होता है किसके, एफ ऑफ एन बराबर होता है किसके, सेकंड फंक्शन जो कि हमारा जी ऑफ एन होता है। जबकि स्मॉल ओ की अगर हम बात करें तो स्मॉल ओ के केस में जो फंक्शन होगा हमारा वो इक्वल टू नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किसके, सेकंड फंक्शन के, जो कि क्या होगा, जी ऑफ एन होगा। जबकि अगर हम स्मॉल ओमेगा की बात करें तो स्मॉल ओमेगा के केस में फंक्शन जो होगा हमारा एफ ऑफ एन वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, सेकंड फंक्शन जी ऑफ एन के। सो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन ग्रोथ रेट इनका अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वो कैसे होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये देखें ओमेगा इनके O1 की अगर बात करें तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एडिंग टू दी फ्रंट ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट, कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी उसकी ये कांस्टेंट होगी। उसके बाद जो सेकंड देखें उसमें अगर हम देखें लॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लॉग जब हम फाइंड कर रहे हैं तो एंट्री इज अ स्टोर्ड अरे, तो इस सूरत में क्या होगा कि हम स्टोर्ड अरे पे काम कर रहे होंगे, जो एंट्री हो रही होगी वो स्टोर्ड अरे से हो रही होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो लीनियर की बात करें तो लीनियर का मतलब क्या होगा कि अनस्टोर्ड अरे होगी, कि वो अरे पहले से स्टोर्ड नहीं होगी, वो अनस्टोर्ड अरे होगी, हम उस पर वर्किंग कर रहे होंगे। अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं अनस्टोर्ड अरे की तो आप उसको इस फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिवाइड एंड कंप्यूर की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए तो फिर क्या है, एन लॉग एन, ठीक है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एन लॉग एन की, किसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू। उसके बाद सिमिलरली अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम कर रहे हैं तो अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी ग्राफ की दो नोड्स के दौरान, जैसे कि हमने क्लास में शॉर्टेस्ट पाथ का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने देखा था डिफरेंट ग्राफ्स बनाकर के ग्राफ्स किस तरह से काम करते हैं, इनमें शॉर्टेस्ट पाथ हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने उसमें वेटेड अनवेटेड ग्राफ भी डिस्कस किए थे, उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखी थी। तो सिमिलरली अगर आप उस तरह के अगर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, और वो ये होगा। अच्छा, उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, क्यूबिक होंगी, और उसके लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा। अगर आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास O इंटू 2n होगा। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रोथ रेट अगर इसका देख लें कि जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं इनका ग्रोथ रेट, तो टाइम और नंबर ऑफ इनपुट्स के जितनी, अगर अब यहाँ पे गौर करें कि शॉर्ट टर्म n स्क्वायर इज बेटर देन n log n, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये देखें
कि एन लॉग एन को भी डिस्कस किया है और शॉर्ट टर्म को भी हमने डिस्कस किया है। अगर हम इसको देखना चाहें ग्राफ के थ्रू तो देखें एन स्केयर जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल था, ये देखें ये वाला जो हमारे पास एन स्केयर है, ये क्वालिटी के लिए हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए, तो एन स्केयर की जो वैल्यू है, एन स्केयर की वैल्यू एन लॉग एन से बेहतर आई है। ये देखें ये क्या है यहाँ पे, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ओ इंटू एन लॉग एन यहाँ पे। तो देखें ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें या ग्रोथ रेट देखें तो वो किसका ज़्यादा होगा, एन स्केयर का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी इक्वेशंस जो होंगी वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी बनिस्बत इसके कि हम लोग क्या कर रहे हों कि डिवाइड एंड कंक्योर की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हों। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फ़र्क है। तो एक ही वक्त में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो एक ही वक्त में हम दोनों अचीव नहीं कर सकते। एक वक्त में कोई एक अचीव हो सकती है कि या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम अचीव कर सकते हैं कि बेहतर बना सकते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, या स्पेस कम से कम रिक्वायर्ड हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मोस्टली हम एक को नहीं, हम दोनों को जो अचीव करने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं जो दोनों के दरमियान में फिजिबल सिचुएशन आती है कि जहाँ पे टाइम भी ज़्यादा ना लग रहा हो और स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो, और इनके दरमियान का केस हम चूज़ करते हैं कि दरमियान जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ रही है, दोनों कंपनसेट ना हो, तो हम उस केस को ज़्यादा प्रेफर करते होते हैं। और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के दरमियान हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड ऑफ करती रहती हैं कि कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इनके फोकस किया जा रहा होता है, कभी स्पेस को। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, बेस्ट केस पर के जो दोनों के लिए फिजिबल हो। उसके बाद अगर हमारे पास मेमोरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम स्पेस की वजह से स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है तो हम टाइम को कंपनसेट कर दें कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। नहीं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर स्पेस ज़्यादा भी है तो हमने कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम एग्जीक्यूशन का होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम का या एल्गोरिदम का। उसके बाद अगर हमारे पास स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एक मेन मैटर नहीं है कि हमने कितनी स्पीड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हमारा ये मेन कंसर्न नहीं है और मेमोरी भी कम अवेलेबल है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि हम स्पेस को कंपनसेट कर दें और स्पीड जो है ना वो बढ़ा दें या ज़्यादा करें, तो ऐसा नहीं होगा। वही जैसे मैंने सबसे पहले मेंशन किया कि हम बेस्ट केस की तरफ जाएंगे। सो अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से हम इसकी सारी वर्किंग है। अब हम क्या करते हैं, एक पोलिनोमियल ड्रॉ करते हैं और उस पोलिनोमियल के लिए हम देखते हैं कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड किस तरह से हम ग्राफिकली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिग्री की पोलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको ये नज़र आ रहा हो ऊपर, ये 4 डिग्री की अगर आप करना चाहें तो 4 डिग्री कर सकते हैं, 2 डिग्री करना चाहें तो यहाँ पे आप जस्ट 2 लिख दें तो 2 डिग्री की पोलिनोमियल क्रिएट हो जाएगी। 3 डिग्री करना चाहें तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं क्रिएट पोलिनोमियल का यहाँ पे हमारे पास बटन अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये क्या हुआ, एक हमारे पास ग्राफ बन गया जिसके इस साइड पे हमारे पास क्या है, एसिम्प्टोटिक बॉन्ड की हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। तो अब हम अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें, इक्वेशन देखना चाहें तो देखें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सी 7n की n रेज़ टू पावर 0 प्लस 6n रेज़ टू पावर 1 प्लस 3n रेज़ टू पावर 2, विच मीन्स कि ये एक पोलिनोमियल 2 डिग्री पोलिनोमियल क्रिएट हो गई है। और इसके बारे में अगर आप यहाँ से भी देखें तो पोलिनोमियल डिग्री क्या है, देखें 2 है। पोलिनोमियल के कोफिशिएंट कौन से हैं, a0 इज इक्वल टू 0 है, a1 इज इक्वल टू 6 है और a2 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। विच अब इसका मतलब क्या है कि n0 के साथ जो वैल्यू है 7, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a0 है। उसके बाद क्या है, 6 हमारे पास क्या है, a1 है और 3 क्या है हमारे पास, a2 है। अब हम इसका क्या करते हैं, एसिम्प्टोटिक बॉन्ड्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि टाइट अपर बॉन्ड जो ग्रीन वाला है हमारे पास, ये ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या हमारे पास टाइट अपर बॉन्ड है। उसके बाद क्या है, टाइट लोअर बॉन्ड जो रेड वाला है हमारे पास, रेड वाला जो है ये वाला हमारे पास क्या है, टाइट लोअर बॉन्ड। उसके बाद लूज लोअर बॉन्ड हमारे पास कौन से वाला है, ये वाला जो है आपको थोड़ा सा पिंक कलर का नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, लूज लोअर बॉन्ड है। उसके बाद लूज अपर बॉन्ड अगर हम देखें तो ये देखें ये ब्लू वाला हमारे पास क्या है, लूज अपर बॉन्ड है। और इसमें अगर हम देखें टाइट लो अपर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाले में अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो ये जो लाइन है तो देखें इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट 49 पर जो है ना हमारे पास जो है ना
ये क्या हो रहा है, टाइट अपर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। इसका हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखें एसिम्प्टोटिक अपर बॉन्ड क्रिएट किया, G2N हमने क्या किया, C2 इंटू एन रेज टू पावर 2, तो N2 की वैल्यू क्या है 49 आ रही है, C2 की वैल्यू अगर हम 3.6 रखते हैं, विच मीन्स कि जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होगी वो क्या होगी 3.6 होगी। उस और इस जब 3.6 होगी तो उस वक्त जाके हमारे पास क्या होगा, टाइट अपर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोअर बॉन्ड की बात करें तो जब C1 की वैल्यू हमारे पास 1.5 होगी तो देखें 32 पर हमारे पास जाके, ये देखें ऑलमोस्ट 32 है यहाँ पे, तो 32 पर जाके हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास जो है ना वो लोअर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, टाइट लोअर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। सो आप इस तरह से इसको ग्राफिकली भी व्यू कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म की जो है ना यहाँ पे पोलिनोमियल ड्रा करें, 3 डिग्री की पोलिनोमियल आप क्रिएट करें, उसका ड्रॉ करें, तो देखिए आप उसके बारे में इसके थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह से टाइट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है और किस पॉइंट पर क्रिएट हो रहा है और किस पॉइंट पर लोअर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम अपने मजीद इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को मजीद डिटेल में देखेंगे, शॉर्ट इनके ग्राफ्स को देखेंगे और वेटेड अनवेटेड ग्राफ्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।